नमस्कार सभी को। अभिव्यक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपको याद आ रहा हो तो कल अपन ने खनिज और ऊर्जा संसाधन को लेके प्रश्नों पे चर्चाएं की थी और बहुत अच्छी बात है कि आपने सभी प्रश्नों के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिए। इसका मतलब घर बैठ के आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से आप इस तैयारी को करते रहें, क्योंकि आगे जितने भी अपन टेस्ट पेपर लें तो मैं चाह रहा था कि जिस तरह से अब की बार आपने आंसर दिए हैं तो मैं चाह रहा था कि अगली बार भी जब भी टेस्ट हो तो अगली बार भी आप अच्छे तरीके से इसी तरीके से आप आंसर दें। तो इसी क्रम में ध्यान रखना, अपना एक टॉपिक ले रहे हैं अपन आज, और ये अपने ध्यान रखना मुख्य रूप से मेन टॉपिक रहा है अपने रीट में, क्योंकि अब की बार देखोगे तो रीट में कृषि को लेके अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं आज वो कृषि को लेके चर्चाएं कर रहे हैं। और मैं आपसे पहले ही बोल देता हूं ये चीजें कि कृषि वाले टॉपिक को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि कृषि वाले टॉपिक में नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है। अगर आपने पहले पढ़ा भी हुआ है कृषि, आपके पास यदि नोट्स भी हैं कृषि के, तो ध्यान रखना आप इनमें परिवर्तन जरूर कर लें, क्योंकि नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग इनमें परिवर्तन हुआ है, आंकड़ों में कुछ चेंज आया है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कृषि वाले टॉपिक को आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़ें और जहां भी परिवर्तन हुआ है आप उसको अच्छे तरीके से अपने नोट्सों में मेंशन कर लें, क्योंकि अब जो आगे प्रश्न आएंगे तो नई आर्थिक समीक्षा को लेके आंकड़े आएंगे, तो आप इन आंकड़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। धीरे धीरे करके अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप आराम से समझते जाएं एक एक चीज को, बिल्कुल अपन इजी तरीके से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ताकि आपको आंकड़े बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकें। तो ध्यान रखना आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल जो टॉपिक अपना रहेगा वो ध्यान रखना। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजस्थान में कृषि। जो अपना आज टॉपिक रहेगा वो ध्यान रखें, राजस्थान में कृषि को लेके अपन चर्चाएं करेंगे। और इस वाले टॉपिक को भी ध्यान रखना अपन अलग अलग भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहे। अलग अलग भागों में डिवाइड करेंगे। यदि कृषि की बात करें तो ध्यान रखना कृषि में भी देखोगे तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से पढ़ेंगे। इस कृषि के भी यदि अपन पॉइंट देखें तो ध्यान रखना एक तो अपना पॉइंट आता है कृषि से संबंधित क्रांति, जो पहला अपना एक पॉइंट आता है इसमें वो कृषि से संबंधित क्रांति को लेके चर्चाएं होती हैं। 2 नंबर पे यदि अपन देखें तो ध्यान रखना इसमें उत्पादन को लेके चर्चाएं होती हैं, और उत्पादन में भी ध्यान रखना 2 तरीके से चर्चाएं होती हैं भाई। एक तो मुख्य रूप से आप ये कह सकते हो कि फसल उत्पादन को लेके चर्चाएं होती हैं इसमें। एक तो ध्यान रखना उत्पादन में देखोगे तो फसल उत्पादन को लेके चर्चाएं, और इनमें जो चर्चाएं होती हैं वो जिलों को लेके चर्चाएं होती हैं कि कौन से जिले ने उत्पादन में कौन सा स्थान रहा है, और अब की बार पहला स्थान किसका रहा है, पिछली बार पहला स्थान किसका था। और एक उत्पादन में ध्यान रखना आंकड़ों को लेकर अपन चर्चाएं करेंगे कि भाई उत्पादन से संबंधित जो आंकड़े जारी हुए हैं वो आंकड़ों में कितना परिवर्तन हुआ है, वो अपन उत्पादन को लेके ही चर्चाएं करेंगे। इसी क्रम में ध्यान रखना एक जो अपना इसमें आएगा वो फसलों की प्रमुख किस्मों को लेके चर्चाएं होती हैं। और इसी क्रम में देखोगे तो एक होती है फसल से संबंधित रोग की चर्चाएं होती हैं। इसी क्रम में देखोगे तो कुछ कृषि मंडियों को लेके चर्चाएं होती हैं कि भाई कौन सी मंडी कहाँ है, एक मंडियों को लेके चर्चाएं होती हैं। इसी क्रम में यदि अपन और देखें तो ध्यान रखना एक इससे संबंधित तथ्यों पे चर्चाएं होती हैं। और एक मुख्य रूप से आजकल प्रश्न पूछा जाता है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई हुई हैं, ये अपन सारी चीज पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना जो कृषि वाला टॉपिक है उसमें अपन को ये सारे पॉइंट पढ़ने, जिसमें क्रांति,
उत्पादन, किस्में, रोग, मंडी, तथ्य और राज्य और केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो ये चीजें अपन सब ध्यान रखना, कृषि वाले टॉपिक में अपन इन पर चर्चाएं करेंगे। एक बार आप देख लें ध्यान से, ये सारी चीजों की अपन चर्चाएं करेंगे, जो कि एक एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से अपन चर्चाएं करेंगे। तो ध्यान रहे आपको, अपन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखना, अपन कृषि को लेके चर्चाएं कर रहे हैं। और कृषि के अंतर्गत भी जो अपन पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखना, कृषि से संबंधित क्रांतियां पढ़ रहे हैं। जो पहला इसमें अपन पॉइंट ले रहे हैं वो कृषि से संबंधित क्रांतियों पर अपन चर्चाएं कर रहे हैं। और कृषि से संबंधित यदि क्रांतियों पर ही अपन बात करें तो ध्यान रखना, इसमें भी यदि देखोगे तो ए नंबर पे सबसे पहले आती है हरित क्रांति। इसमें भी यदि अपन चर्चाएं करें तो सबसे पहले आती है हरित क्रांति। और हरित क्रांति को लेके अब तक कंपटीशन में क्या क्या प्रश्न पूछे हुए हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे, उन्हीं पर चर्चाएं करेंगे। भाई जो आपके नाम वगैरह हैं, समस्या वगैरह हैं, जो अपन ऑनलाइन जब टेस्ट पेपर कराएं तो उस टाइम अपन सामने सामने उन चीजों को रखते हैं। लेकिन अब ध्यान रखना, केवल पढ़ाई से संबंधित ही अपन बातें करेंगे। और आपकी जो भी समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। कमेंट बॉक्स में आपके सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रत्येक के आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक के आंसर यहाँ देने लगेंगे तो फिर आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और अपना मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर फोकस रखें, 1 मिनट का भी समय खराब नहीं हो, केवल पढ़ाई से संबंधित ही चर्चाएं रखें। तो आराम से आप पढ़ते जाएं। यदि कोई आपकी प्रॉब्लम्स भी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रखें, आपको जस्ट उसका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल, आप देखें हरित क्रांति की यदि बात करें तो ध्यान रखना, हरित क्रांति में अलग अलग तरीके से अपन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आप उनको समझें, फिर उनके आंसर देने की कोशिश करें। हरित क्रांति में ध्यान रखना, सबसे जो पहला पॉइंट अपन से पूछा जाता है वो जनक को लेके प्रश्न पूछा जाता है। एक बार अपन पॉइंट लिख देते हैं। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है भारत में जनक। एक अपन से पूछा जाता है भारत में जनक। उसके बाद एक अपन से प्रश्न पूछा जाता है कि ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। और एक अपन से प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। ये प्रश्न अपन से मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। ये कोई छोटे रूप में प्रश्न है जो अपन से पूछे जाते हैं। तो अपन ने सबसे पहले नॉर्मल चर्चाओं को लेके ही शुरू किया है। ठीक है, बताएं आप मेरे को पहले प्रश्न का ही आंसर बताएं, हरित क्रांति का जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन है, आप बताएं। बिल्कुल, जितने भी प्रश्न हैं आप बिल्कुल एक्टिव रहें और जल्दी से उनको टाइप करें आप। बिल्कुल सही भी किया है आपने। जनक की यदि बात करें तो ध्यान रखना, इसके जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। इसके जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। ध्यान रखना, ये जो जनक की बात की है ये अपन ने पूरे विश्व को लेके चर्चाएं की हैं कि भाई पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है। तो अपना राइट ऑप्शन होगा नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो ये मुख्य रूप से यूएसए के रहने वाले हैं, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इसी क्रम में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई भारत में इसका जनक कौन है। हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है। तो हरित क्रांति के यदि भारत में जनक की बात करें तो ध्यान रखना, इसके जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। इसके जो जनक हैं वो एमएस स्वामीनाथन हैं। और एमएस स्वामीनाथन जी देखोगे तो मुख्य रूप से तमिलनाडु से इनका संबंध रहा है। ठीक है, इसी क्रम में देखो ये प्रश्न कंपटीशन में ज्यादा आया है, इसको आप देखें अच्छे से। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, जल्दी से अपने आंसर रखें। हरित क्रांति शब्द, बिल्कुल हरित क्रांति शब्द की यदि बात करें
तो ध्यान रखना हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गेड ने। हरित क्रांति जो शब्द दिया था वो ध्यान रखना विलियम गेड ने दिया था। अब तीनों प्रश्नों को याद करने की कोशिश करें। विश्व में इसके जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, भारत में जो जनक हैं वो एमएस स्वामीनाथन जी हैं। उसके बाद ये शब्द किसने दिया था हरित क्रांति, ये विलियम गेड ने दिया था, ये भी यूएसए के हैं। और शुरुआत की यदि बात करें तो अपने यहां देखोगे तो इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1966-67 में हुई है। हरित क्रांति की जो मुख्य रूप से शुरुआत हुई है वो ध्यान रखना 1966-67 में हुई है। लेकिन कंपटीशन में अब तक जो ज्यादा प्रश्न पूछे हुए हैं कंपटीशन में, वो ध्यान रखना इसकी शुरुआत को लेके पंचवर्षीय योजना का प्रश्न ज्यादा पूछा हुआ है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो आप देखें पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 और दूसरी थी 1956 से 61 और तीसरी की बात करें तो 1961 से 66। ये तीन पंचवर्षीय योजना थी स्टार्टिंग में जो कंटिन्यू चली थी 1951 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। अब एक चीज ध्यान रखना आप, हरित क्रांति की शुरुआत देखो कब हो रही है, 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हो रही है और तीसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो रही है 1966 में। अब एक चीज ध्यान रखना 1966 से लेकर 1969 तक, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, 1966 से 1969 तक पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से अवकाश काल रहा है। यानी 66 से 69 तक देखोगे तो कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी और इस पंचवर्षीय योजना को जो नाम दिया गया था वो ध्यान रखना इस पंचवर्षीय योजना को नाम दिया गया था हॉलीडे प्लान। इस पंचवर्षीय योजना को जो नाम दिया गया था उस नाम को समझें। इस पंचवर्षीय योजना का नाम दिया गया था हॉलीडे प्लान। इस पंचवर्षीय योजना का नाम हॉलीडे प्लान दिया गया था और हॉलीडे प्लान का समय देखें आप कब से कब तक है। हॉलीडे प्लान का समय 1966 से 69 तक हॉलीडे प्लान है और हरित क्रांति की शुरुआत हो रही है 1966-67 में। अब ध्यान रखना एक प्रश्न जो कंपटीशन में प्रश्न आता है आप उस पर ध्यान दें। प्रश्न आता है हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से कब हुई, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और एक ऑप्शन दिया होता है हॉलीडे प्लान। कहने का अर्थ यह है अगर ऑप्शन में हॉलीडे प्लान हो तो ध्यान रखना इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल आप ध्यान दें, इससे बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब एक बार आप देख लें इसको अच्छे तरीके से, पूरे को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कंप्लीट है यहां तक की स्थिति। ये अपन ध्यान रखना हरित क्रांति को लेके चर्चाएं कर रहे हैं। हरित क्रांति में मुख्य रूप से देखें यदि जनक की बात करें नॉर्मन बोरलॉग है, भारत में जनक एमएस स्वामीनाथन है, शब्द विलियम गेड ने दिया था, शुरुआत 1966-67 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में, अर्थात प्लान की बात करेगा तो हॉलीडे प्लान। ठीक है, इसी में देखोगे तो आगे अभी और भी चर्चाएं हैं हरित क्रांति में ही, वो किस तरीके की चर्चाएं हैं वो भी अपन देख लेते हैं। अभी कंप्लीट रूप से पढ़ते हुए चलें, कोई ऐसा प्रश्न नहीं हो जो आपकी नॉलेज से बाहर हो, इसलिए आप कंप्लीट ही पढ़ें इसको। हरित क्रांति, इसी क्रम में हरित क्रांति को यदि अपन आगे देखें तो हरित क्रांति में ध्यान रखना एक प्रश्न और पूछा जाता है प्रभाव। हरित क्रांति में एक प्रश्न और भी आता है इसका प्रभाव, यानी हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है। और मुख्य रूप से ध्यान रखना हरित क्रांति की यदि अपन देखें तो इसके लाभ क्या हैं और हरित क्रांति के देखोगे तो दुष्प्रभाव क्या हैं, ये प्रश्न भी अपन से पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से यदि अपन प्रभाव की बात करें तो ध्यान रखना हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है
वो गेहूं व चावल पर पड़ा है। ये ध्यान रखें आप, हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है वो ध्यान रखना गेहूं और चावल पर पड़ा है। और इनमें भी ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी आपको गेहूं रखना है, यानी जो सबसे ज्यादा यदि गेहूं चावल में से भी एक चूज की बात हो तो ध्यान रखना राइट ऑप्शन फिर अपना गेहूं आएगा। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना एक प्रश्न पूछा जाता है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य की यदि अपन बात करें तो हरित क्रांति का ध्यान रखना मुख्य एक तो उद्देश्य है इसका उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। एक तो जो इसका उद्देश्य है वो आप ध्यान रखें उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, ये ध्यान रखें। पहला तो मुख्य उद्देश्य इसका उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, और उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग के बाद इसका एक दूसरा है उत्पादन को बढ़ावा देना। उत्पादन को बढ़ावा देना। और इसी का मुख्य रूप से जो तीसरा उद्देश्य है वो ध्यान रखना मुख्य उद्देश्य है आत्मनिर्भरता। फिर इसका एक मुख्य उद्देश्य आ जाता है आत्मनिर्भरता। ये ध्यान रखना हरित क्रांति के मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्य उद्देश्यों में देखोगे क्या क्या है, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है, उत्पादन को बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भरता है, क्योंकि जब उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तो आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। तो ये ध्यान रखना मुख्य रूप से हरित क्रांति के उद्देश्य हैं। आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये उद्देश्य हैं इसके। क्लियर है यहां तक की स्थिति भी? ठीक है, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो ध्यान रखना इसी क्रम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई हरित क्रांति के दुष्प्रभाव क्या हैं, या फिर हरित क्रांति से क्या हानि हो रही है हमें। ये चीज आप ध्यान रखें, इस हरित क्रांति के दुष्प्रभाव क्या हैं, अर्थात हमें इससे क्या हानियां हो रही हैं हरित क्रांति से। बिल्कुल रखें अपना प्रश्न, क्या हानि हो रही हरित क्रांति से, बताएं आप। दुष्प्रभाव की बात करें तो बताएं। बिल्कुल सिंपल रूप से आप पढ़ते चलें आराम से। यदि हरित क्रांति में हानि की बात करें तो ध्यान रखना मुख्य रूप से तो इससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो सेम की समस्या उत्पन्न होती है। इससे जो उत्पन्न होती है समस्या उसे सेम की समस्या कहते हैं। और सेम की समस्या क्या है, ध्यान रखना सेम की समस्या है भूमि का दलदली होना। भूमि जब ध्यान रखना दलदली हो जाती है तो उसे सेम की समस्या कहते हैं। अब ये भूमि दलदली किसके कारण होती है, ये ध्यान रखना इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई व जल का रिसाव, इसके दो मुख्य कारण हैं। अधिक सिंचाई व जल का रिसाव। अधिक सिंचाई व जल का रिसाव। अधिक सिंचाई और जल के रिसाव के कारण भूमि दलदली हो जाती है, और इसी दलदली भूमि जब हो जाती तो इसको नाम दे दिया जाता है सेम की समस्या। और सेम की समस्या की यदि अपन बात करें अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में सेम की समस्या जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो ध्यान रखना सबसे ज्यादा पाई जाती है बड़ोपल में, और बड़ोपल पड़ता है हनुमानगढ़ में। और इसी क्रम में यदि सेकंड नंबर पे देखें तो ये सबसे ज्यादा समस्या फिर पाई जाती है श्री गंगानगर जिले में। और गंगानगर के बाद भी देखें तो फिर ये समस्या पाई जाती है बीकानेर जिले में। यहां मुख्य रूप से देखोगे तो सेम की समस्या पाई जाती है। और कई बार प्रश्न अपन से कंपटीशन में ये पूछा हुआ है कि सेम की समस्या सबसे ज्यादा किस परियोजना में पाई जाती है। तो ध्यान रखना ये सेम की समस्या यदि बात करें तो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। ये समस्या जो सबसे ज्यादा पाई जाती है
ये पाई जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये प्रश्न भी काफी बार कंपटीशन में आया है। सर्वाधिक सेम की समस्या किस परियोजना में पाई जाती है? तो ध्यान रखना ये पाई जाती इंदिरा गांधी नहर परियोजना में। और इसके यदि समाधान की बात करें तो ध्यान रखना समाधान में मुख्य रूप से अपन सब जानते हैं अच्छे तरीके से, इसके समाधान में सफेदे का रोपण किया जाता है, यूकेलिप्टस का देखोगे तो रोपण किया जाता है और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए एक योजना चलाई हुई है और इस योजना का नाम है इंडो गोल्ड योजना। इसके लिए जो योजना चलाई जा रही है इंडो डच योजना चलाई जा रही है। ध्यान रखना इसके लिए जो योजना चलाई जा रही है उस योजना का नाम है इंडो डच योजना। और इंडो डच योजना की यदि बात करें तो ध्यान रखना इंडो डच योजना मुख्य रूप से नीदरलैंड की सहायता से चलाई जा रही है। ये मुख्य रूप से नीदरलैंड की सहायता से चलाई जा रही है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखें। सेम की समस्या से देखोगे तो मुख्य रूप से भूमि का दलदली होना है, इसको दूर करने के लिए नीदरलैंड की सहायता से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। एक बार समझ लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये तो मुख्य रूप से हरित क्रांति को लेके चर्चाएं थी। और इतनी चर्चाएं क्या अपन जानते भी हैं तो अपन उस चीज को अच्छे से बस पढ़ते हुए चलें, ठीक है, कर सकते हो यहां तक भी आराम से। एक नंबर पे अपन ने पढ़ी है हरित क्रांति। और जब क्रांतियां ही पढ़ने लग गए तो लगभग देखोगे तो सभी क्रांतियां पढ़ लेते हैं। जैसे भाई मुख्य रूप से देखोगे तो इसके बाद एक श्वेत क्रांति भी आती है जिसका संबंध दूध उत्पादन से भी रहा है, बिल्कुल। उसके बाद कोई छोटी क्रांतियां हैं उनको भी देख लेते हैं। फिर मुख्य रूप से अपन फसल उत्पादन को लेकर चर्चाएं करेंगे जो नवीनतम आंकड़ों का समावेश है, बिल्कुल। ये देखें आप, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो इसी क्रम में ध्यान रखना 2 नंबर पे जो अपने सामने आती है वो 2 नंबर पे जो एक आती है और उसका नाम है श्वेत क्रांति। जो 2 नंबर पे क्रांति वो श्वेत क्रांति है। और श्वेत क्रांति का जो संबंध रहा है वो दुग्ध उत्पादन से रहा है। श्वेत क्रांति का जो संबंध रहा है वो दुग्ध उत्पादन से है। अब श्वेत क्रांति को भी ध्यान रखना, मुख्य रूप से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पे चर्चाएं करते हैं अपन। तो इसमें ध्यान रखना, एक तो अपन से जो प्रश्न पूछा जाता है इसमें एक तो प्रश्न पूछा जाता है इसका जनक, और इसमें भी एक प्रश्न पूछा जाता है शुरुआत। एक तो जनक को लेके प्रश्न पूछा जाता है और एक इसमें प्रश्न पूछा जाता है शुरुआत। ये प्रश्न मुख्य रूप से आप बताएं। इसका जनक बताएं कौन है, श्वेत क्रांति का जनक बताएं, जनक। बिल्कुल जल्दी जल्दी अपने आंसर रखें आप, आंसरों में टाइम नहीं लगाएं, जल्दी जल्दी आंसर रखें। श्वेत क्रांति का जनक कौन है और इसकी शुरुआत कब हुई? दोनों प्रश्नों के आंसर रखें, जल्दी जल्दी आंसर रखें आप। बिल्कुल जिस तरीके से आप उसमें आंसर रख रहे थे उसी तरीके से जल्दी जल्दी रखें। बिल्कुल देखें, यदि जनक की बात करें तो ध्यान रखना श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो ध्यान रखना वर्गीज कुरियन हैं। इसके जो जनक हैं वो ध्यान रखना वर्गीज कुरियन हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। शुरुआत की यदि बात करें तो इसकी शुरुआत ध्यान रखना शुरुआत हुई थी 1970 में, और इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में गुजरात से। इसकी यदि शुरुआत की बात करें
तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, और ये शुरुआत हुई थी गुजरात से। और गुजरात में भी मुख्य रूप से देखें तो इसकी शुरुआत हुई है आनंद डेयरी से। इसकी मुख्य रूप से शुरुआत आनंद डेयरी से हुई है। तो ये ध्यान रखें, दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। इसके यदि जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन है, शुरुआत की बात करें तो 1970 में गुजरात की आनंद डेयरी से, इसकी शुरुआत गुजरात की आनंद डेयरी से हुई है, गुजरात की आनंद डेयरी से। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना, इसमें जो मेन प्रश्न पूछा जाता है दूध को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखना, दूध को बढ़ावा देने के लिए 1970 में एक कार्यक्रम चलाया गया था और इस कार्यक्रम का नाम है ऑपरेशन फ्लड। इस कार्यक्रम का नाम है ऑपरेशन फ्लड। ये ध्यान रखें आप, ये प्रश्न ही कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार आया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। अर्थात दूध को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। ये ऑपरेशन फ्लड ध्यान रखना क्या है, ये एक कार्यक्रम है जो दूध को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। और इसी क्रम में ध्यान रखना, इस श्वेत क्रांति के कुछ चलाए गए थे चरण। इस श्वेत क्रांति की यदि बात करें तो इसके चरण चलाए गए थे, और श्वेत क्रांति के देखोगे तो 3 चरण चलाए गए हैं। यदि श्वेत क्रांति की बात करें तो इसके 3 चरण चलाए गए। ध्यान रखना तीनों चरणों को अच्छे तरीके से, 3 चरण। और 3 चरण में यदि अपन बात करें तो इसका जो पहला चरण है 1970 से 78 के बीच चलाया गया था। पहला चरण 1970 से और 78 तक चला था। इसी क्रम में दूसरा चरण, अपने आंसर रखते चलें आप, 1978 से 85। तीसरे चरण की बात करें 1985 से 95। तीसरे चरण की बात करोगे तो 1985 से 95। 3 चरण चलाए गए थे, इसके लिए ध्यान रखें तीनों चरणों को आप। और इसी तीसरे चरण को टेक्नोलॉजी चरण का नाम दिया गया है। जो तीसरे चरण को नाम दिया गया है, इसी चरण को टेक्नोलॉजी चरण नाम दिया गया है। तो ध्यान रखना किस चरण को टेक्नोलॉजी चरण कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जो तीसरा चरण है इसको टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखें आप अच्छे तरीके से, एक बार समझ लें आप इसको पूरे को। दूध उत्पादन को लेके अपन कुछ चर्चाएं और भी करेंगे, अभी कुछ नए आंकड़ों की चर्चाएं भी करेंगे दूध उत्पादन को लेके, लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है यहां तक की स्थितियां? ठीक है, बिल्कुल इसी क्रम में आगे चलते हैं अपन। इसी क्रम में देखें आगे, इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो श्वेत क्रांति को लेके ही अपनी जो क्रांति चल रही है वो ध्यान रखना, सेकंड नंबर पे श्वेत क्रांति को लेके चर्चाएं कर रहे हैं अपन। श्वेत क्रांति को लेके ही चर्चाएं कर रहे हैं अपन ने, चेंज नहीं किया है अभी श्वेत क्रांति। और वही श्वेत क्रांति से उसी का आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना इसी श्वेत क्रांति में यदि अपन बात करें तो एक प्रश्न पूछा जाता है अपन से, दूध उत्पादन। जब चर्चाएं कर रहे हैं तो कंप्लीट रूप से ही ध्यान रखें आप, कोई प्रश्न आपकी नॉलेज से बाहर नहीं हो, कंप्लीट रूप से ही ध्यान रखें। उत्पादन, और उत्पादन में अपन तीनों ले रहे हैं। उत्पादन में ध्यान रखना तीनों चीज ले रहे हैं अपन। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक उत्पादन और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन। 2-2 के आंसर रखें आप। बताएं विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा देश करता है, और भारत में कौन सा राज्य करता है, राजस्थान में कौन सा जिला करता है? बताएं आप। दूध उत्पादन की बात करें तो जल्दी जल्दी अपने आंसर रखें, पहले विश्व के आंसर रखें, फिर भारत के और फिर राजस्थान के।
बिल्कुल। देखें, विश्व में यदि बात करें तो 1 नंबर पे आता है चीन, और इसी क्रम में ध्यान रखना अपने भारत का देखोगे तो दूसरा स्थान है। दूध उत्पादन में यदि बात करें, एक नंबर पे चीन और 2 नंबर पे भारत है। इसी क्रम में यदि भारत में बात करें तो बताएं, भारत में दूध का उत्पादन बिल्कुल भारत है। बिल्कुल। देखें, भारत में यदि बात करोगे तो 1 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, और इसी क्रम में 2 नंबर पे देखोगे तो अपना राजस्थान आता है। यदि भारत में बात करें तो 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और इसी क्रम में 2 नंबर पे देखोगे तो राजस्थान है। और अपने राजस्थान में यदि बात करें तो भारत के कुल दूध का ध्यान रखना 11.5%, भारत के कुल दूध का 11.5% उत्पादन होता है, 11.5%। और इसी क्रम में ध्यान रखना यदि राजस्थान में देखें तो राजस्थान में 1 नंबर पे आता है जयपुर, और इसी क्रम में 2 नंबर पे ध्यान रखना आता है अलवर। 1 नंबर पे जयपुर आता है, 2 नंबर पे अलवर आता है। 1 नंबर पे जयपुर और 2 नंबर पे अलवर। तो ध्यान रखना मुख्य रूप से तो भाई इसकी तो वर्ल्ड में भी चर्चाएं हो जाएंगी, अपन तो मुख्य रूप से अपने राजस्थान का ध्यान रखें आप तो, या भारत का ध्यान रखें, वो फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी चर्चाएं कर लेंगे अपन। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो अपन देख लेंगे एक बार, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसको देख लेंगे अपन। बिल्कुल। भारत में ध्यान रखना सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। भारत में यदि देखोगे तो 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे राजस्थान, और अपने राजस्थान में भारत के कुल दूध का ध्यान रखना 11.5% उत्पादन होता है। और मुख्य रूप से वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार अपने राजस्थान में 31.60 लाख टन दूध का उत्पादन रोज होता है। 31.60 लाख टन दूध का उत्पादन रोज हो रहा है राजस्थान में, और भारत के कुल दूध उत्पादन का है 11.5%। 1 नंबर पे अपने राजस्थान में जयपुर है और 2 नंबर पे अलवर है, ये विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल, दूध उत्पादन में ध्यान रखना भाई मुख्य रूप से भारत का भी रहा है, बिल्कुल भारत का भी रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की चर्चाएं करेंगे तो अपन इसकी चर्चाएं कर लेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट है यहां तक। आराम से एक बार देख लें आप अच्छे तरीके से, फिर इस क्रम में अपन आगे चलते हैं। आप देख लें एक बार अच्छे से, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो 31.60 लाख टन है नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखें आप, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, क्लियर है यहां तक की स्थिति। इसके बाद ध्यान रखना कोई छोटी छोटी 2, 4, 5 क्रांतियां और भी पूछता है, उसको भी देख लें आप एक बार। कोई छोटी छोटी क्रांतियां पूछता है वो आपको याद भी हैं, पर फिर भी एक बार जल्दी जल्दी देख लें आप। अपन ने एक साइड में तो लिया है क्रांति, और एक साइड में अपन ने लिया है भाई उस क्रांति का संबंध किससे है या फिर उत्पादन किससे है। ठीक है, क्रांति में यदि अपन बात करें तो क्रांति में अपन ध्यान रखना 1 नंबर पे अपन ने ली है क्रांति में पीली क्रांति, और पीली क्रांति का यदि संबंध देखें तो इसका सरसों या फिर तिलहन से है। यदि पीली क्रांति का संबंध देखोगे तो सरसों या तिलहन से है। और इसी क्रम में यदि आप 2 नंबर पे देखें तो पीली क्रांति के बाद इसी क्रम में आती है लाल क्रांति, और लाल क्रांति का जो संबंध है वो टमाटर उत्पादन से है या फिर मांस उत्पादन से है। इसी क्रम में यदि 3 नंबर पे देखें तो 3 नंबर पे आती है सदाबहार क्रांति, और सदाबहार क्रांति का संबंध ध्यान रखना जैविक कृषि से है।
सदाबहार क्रांति की बात करें तो जैविक कृषि से है। इस प्रश्न को एक बार समझ लें। अपने यदि देखोगे तो जैविक कृषि की बात करें तो भारत का जो पहला जैविक कृषि राज्य है वो सिक्किम है। भारत का जो पहला जैविक कृषि राज्य है वो सिक्किम है। और राजस्थान का जो पहला जैविक कृषि जिला है वो डूंगरपुर है। भारत का पहला जैविक कृषि राज्य सिक्किम है और राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला डूंगरपुर है। इसी क्रम में यदि अपन नंबर 3-4 पे चलें तो इसी क्रम में 4 नंबर पे देखोगे तो एक आती है अपनी अमृत क्रांति। इसी क्रम में आती है अमृत क्रांति, और अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ना। अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ना। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो एक क्रांति आती है ग्रीन गोल्ड क्रांति, और ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है, आप ध्यान रखें, चाय उत्पादन से। और इसी क्रम में एक आती है व्हाइट गोल्ड क्रांति, और व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। और इसी क्रम में एक क्रांति और आती है सतरंगी, और सतरंगी क्रांति का ध्यान रखना, सभी क्रांतियों पर बराबर ध्यान देने वाली जो क्रांति हो सतरंगी क्रांति है। सभी क्रांतियों पर बराबर ध्यान देने वाली क्रांति, आप ये कह सकते हैं भाई सभी क्रांतियों पर जो बराबर ध्यान देती है वो सतरंगी क्रांति है। सभी क्रांतियों पर बराबर ध्यान देने वाली क्रांति। उसके बाद देखोगे तो कुछ छोटी छोटी क्रांतियां और भी हैं, जैसे भाई मुख्य रूप से देखोगे तो बादामी क्रांति है जिसका मसाला उत्पादन से संबंध है, काली क्रांति है जिसका पेट्रोलियम उत्पादन से संबंध है, और भी देखो रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति है जिसका संबंध अंडा उत्पादन से है। तो ये कोई छोटे रूप में क्रांतियां हैं, तो इन क्रांतियों को अपन मुख्य रूप से वैसे ही ध्यान रख लें, इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे तो अपन को याद हो जाएंगे आराम से। बस इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें, सदाबहार क्रांति जो जैविक कृषि से है, और भारत का पहला जैविक कृषि राज्य सिक्किम है, और राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला डूंगरपुर है। आप देख लें एक बार इनको अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखना यहां तक की जो कृषि में चर्चाएं थी वो ध्यान रखना एक नॉर्मल चर्चाएं थी जो अपन पहले से भी मुख्य रूप से पढ़ते आ रहे हैं। अब ध्यान रखना जो चर्चाएं अपन करेंगे वो मुख्य रूप से कृषि में जो परिवर्तन आंकड़े होके आए उनको लेके अपन चर्चाएं करेंगे। तो ये जो अपनी क्लास रहे, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहे, तो आप उस नेक्स्ट क्लास में सभी उपस्थित रहें ऑनलाइन के लिए, और उसके जितने भी आंकड़े चेंज हुए आप उनको सबको बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर लेना। बिल्कुल अपन धीरे धीरे और आराम से वो क्लासें लेंगे ताकि आपको नए आंकड़े बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकें। ये चर्चाएं अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में करते हैं चर्चाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन फिर। ठीक है, नमस्कार सभी को, खुश रहें आप सभी।